जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मेरी नया सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर होने वाली है। देखिए, कुछ कमेंट्स तो मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज का ये वीडियो फिटमेंट फैक्टर के बारे में रहने वाला है। 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो चुका है। कमेटी के गठन को 8 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में बहुत कम समय बचा है जब हमारे सामने 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा होगा। पर इस फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? हालांकि एक आध वीडियो में हमने इसके बारे में बताया है कि फिटमेंट फैक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में डिटेल से इस बारे में चर्चा करेंगे कि अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार कितने फिटमेंट फैक्टर पर सहमत हो सकती है, और इसके साथ साथ वो क्या आधारशिला है जिसके माध्यम से हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है वो कंफर्म होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा वीडियो फिटमेंट फैक्टर पर रहने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं, फिर हम डिटेल में फिटमेंट फैक्टर को बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं यूपी से हूँ। मेरी मम्मी फैमिली पेंशनर्स है। अभी पेंशन जो है 19,700 मिल रही है, तो 8वें वेतन आयोग में कितनी पेंशन हो जाएगी? अब देखिए, आपने 19,700 रुपए बेसिक है, तो उसके हिसाब से जो है हम पूरा कैलकुलेशन करके आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर 19,700 रुपए ये बेसिक है, तो यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर अभी आप देख रहे हैं कि 1.70, 1.75, 1.80, आप कहेंगे कि इससे पहले तो मैम आप 1.92 फिटमेंट फैक्टर या 2.0 फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज का ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1.70 का आंकड़ा कहां से आ रहा है। मैं उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बात करूंगी। लेकिन अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर ना भी मिला, 1.70 से अगर हम शुरुआत करें फिटमेंट फैक्टर की, तो भी देखिए जो बेसिक है उसमें मामूली सी बढ़त तो हो ही रही है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 1.70 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 20,932 रुपए, 175 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 21,548, 1.80 फिटमेंट फैक्टर पे 22,163 रुपए, 1.85 पे 22,779 रुपए, 1.90 पे 23,395 रुपए और 1.95 पे 24,011 रुपए। कुछ इस तरीके से जो है बेसिक में बढ़ोतरी होती है या होगी 8वें वेतन आयोग में। अब आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में विस्तार से बात करूंगी, तो ये आंकड़े भी आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम डीएससी 13.6 मंथ का क्या सच है? अभी डीएससी से जिन ऐसे पेंशनर्स जिनकी सेकंड पेंशन डीएससी से आने वाली थी, लेकिन 15 साल पूरा नहीं होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिली थी, जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से पेंशनर्स जीत गए हैं। अब इस बारे में कहीं ना कहीं देखिए कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने सिर्फ 13.6 महीनों के लिए ही डीएससी में सेकेंड सर्विस की है, तो क्या उनको पेंशन मिलेगी? तो बिल्कुल इसके लिए आप जो है प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमने एक लीगल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उससे जुड़ जाइए, ये बिल्कुल फ्री है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, उसके माध्यम से हमारे जो एडवोकेट सर हैं हमारे डिफेंस के, उनसे बात करिए। बहुत ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने उनके माध्यम से, जो ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 13.6 महीनों के लिए डीएससी में सर्विस किया है, वो केस करवा रहे हैं, अभी भी केस हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसके लिए जो है प्रयास कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि महोदया जी 19 वर्ष हवलदार पद से सेवानिवृत्त के फैमिली पेंशन क्या होगी? बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो ओआरओपी 3 के हिसाब से ऐसी फैमिली पेंशनर्स जिनके हस्बैंड ने 19 साल हवलदार रैंक में रहते हुए सेवा दी है, उन फैमिली पेंशनर्स की बेसिक है 14,060 रुपए। चलिए, एक लिख रहे हैं कि 8 सीपीसी में एफए में कितना होगा? देखिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी जो 1,000 रुपए मिल रहा है,
उसको 3 से 5,000 रुपए करने की जो है मांग की जा रही है। हर एक कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स के संगठन जो है केंद्र सरकार के सामने यही मांग रख रहे हैं। अब सबसे सटीक आंकड़ा अगर मैं कहूं तो 2,500 से 3,000 रुपए के बीच का रह सकता है। जब से हमने फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित समझा है, हालांकि इसके बारे में वीडियो में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तकरीबन डबल के आसपास होता है। तो अभी जो 1,000 है वो 2,000 से ज्यादा ही होना चाहिए, होगा भी। हालांकि 3 या 5,000 जो मांग रहे हैं उतना तो वो केंद्र सरकार नहीं देगी, वो संगठन भी जानते हैं, लेकिन मांग ज्यादा की करते हैं ताकि मोल भाव करके कुछ कम ज्यादा करके भी जो आंकड़ा है वो कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा आशाजनक जरूर से रहे। ऐसे में 2,500 से 3,000 के बीच का जो है फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। चलिए एक कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम डिफेंस से हूँ, रिटायर हूँ, SBI मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मेरा पेंशन खाता है। स्पर्श से मेरा जनवरी से अप्रैल 2026 का 4 महीने का DR नहीं आया, सिर्फ मैसेज आया है। देखिए सर, आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको मैसेज आया था DR के भुगतान का और ये पैसा आपको नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाकर ही संपर्क करना पड़ेगा। अमाउंट इतना छोटा था कि हो सकता है कि क्रेडिट हो गया हो, आपको पता भी ना चला हो, या इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, स्पर्श में भी जो है ग्रेवेंस देकर देख सकते हैं। अगर स्पर्श रिप्लाई नहीं करता तो आप जो है CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम क्या कोई फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन एडवांस में ले सकती हैं आने वाले कुछ सालों के लिए? मेरा कहने का मतलब है कि 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। हमारे एक फैमिली पेंशनर्स हैं जो जिन्होंने ये सवाल किया है, ये कम्यूटेशन के बारे में शायद जानना चाहती हैं। पेंशन से, जैसे जो सर्विस पेंशनर्स हैं उनको पेंशन से पैसा मिलता है, जो कम्यूटेशन, जिसको आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ, जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। फैमिली पेंशनर्स के लिए ऐसा कोई भी अलग से नियम नहीं है। आप कोई भी फैमिली पेंशनर्स अगर बैंक में भी जाएगी तो भी बैंक उनके कुछ नियमों के हिसाब से ही उनको जो है पेंशन देगा। ऐसे में अगर आपकी पेंशन से आपको लोन चाहिए तो आपको अब बैंक से ही बात करनी पड़ेगी। इसमें डिफेंस का कोई भी रोल नहीं है, सेना का कोई भी रोल इसमें नहीं आएगा। कम्यूटेशन सर्विस पेंशनर्स को मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम लगातार आपकी वीडियो देख रहा हूं, मुझे ये कंफर्म करवाओ कि LMC रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं मिला। मैंने 24 साल सर्विस करके आया हूं, हवलदार जो MSCP नायब सूबेदार ले रहा हूं। मेरा रिटायरमेंट 31 जनवरी 2025 को हुआ। LMC का प्रपोजल सितंबर 2023 को रिन्यूअल हुआ, जबकि मैं तो LMC फरवरी 2023 को हुआ था और रिटायरमेंट के वक्त मुझे RMB में NA कर दिया गया। मैम प्लीज बताएं कि मैं क्या करूं, और मेरे जैसे और भी बहुत भाई होंगे। मैं डिफेंस पर्सन हूं और इन्होंने आगे भी अपनी परेशानी लिखी है। देखिए सर, आपको आपने जो ये यहाँ समस्या लिखी है ये बिल्कुल मैं समझ गई। अभी आप क्या कर सकते हैं कार्रवाई, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बारे में आप जो है रिकॉर्ड से संपर्क कर सकते हैं। एक RTI करके आप इसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और सबसे ज्यादा अगर मैं सही कहूं तो आपके लिए ये रहेगा कि एक अच्छे एडवोकेट से इसके बारे में आप बात करिए, क्योंकि देखिए कई बार जो पेंशन डिसेबिलिटी आते हैं, डिसेबिलिटी होने के बावजूद जिसको डिसेबिलिटी नहीं दी जाती, ऐसे सारे मामलों को कोर्ट में ले जाना ही पड़ता है। तो अभी आप एक काम करिए, मेरे WhatsApp नंबर आपको बहुत सारे मेरे वीडियोज में मिल जाएंगे। मैं अभी फिर से नंबर दोहरा देती हूँ। इससे पहले जो DSC का भी जिन्होंने कमेंट किया था, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपसे भी कि आप प्लीज मुझे WhatsApp पर संपर्क करिए ताकि इसके बारे में हम डिस्कस कर पाए। एक वीडियो में बहुत कम जानकारी हम शेयर कर पाते हैं, तो ये पूरी प्रॉब्लम के बारे में मैं इसमें बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे WhatsApp नंबर है 9157075843। आप प्लीज मुझे संपर्क करिए और यही WhatsApp पर जब मैसेज करते हैं तो ये लिखिएगा कि मैंने आपको कमेंट किया था और इस तरीके से ये परेशानी है। कई बार बहुत सारे कमेंट्स WhatsApp पर जल्दी से हमारे सामने नहीं भी आते हैं, क्योंकि ढेरों कमेंट्स होते हैं, मैसेज होते हैं मुझे WhatsApp पर। मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी और इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम अभी मेरा बेसिक पे जो है 28,400 रुपए है, 8 CPC में वो सैलरी कितनी मिलेगी? चलिए बेसिक में कितनी बढ़ोतरी होगी ये हम बता देते हैं। जैसे मैंने कहा फिटमेंट फैक्टर 1.70 अगर मिला तो 48,280 रुपीज, 1.75 फिटमेंट फैक्टर रहा तो 49,700, 1.80 रहा तो 51,120 यानी 51,120 रुपए मिलेगा, 1.85
फिटमेंट फैक्टर रहा तो 52,540 रुपए, एक 1.90 रहा तो 53,960 रुपए, 1.95 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 55,380 रुपए। कुछ इस तरीके से जो है फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिला तो आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप जो है अपने पास रख सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि महोदया जी नमस्कार, कृपया काल्पनिक वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्ट करिए। मैं 31/12/2022 को जो है रिटायरमेंट आया हूं और मेरी अगली वेतन वृद्धि 1/1/2023 को दी थी, लेकिन मुझे अगली वेतन वृद्धि नहीं दी गई। क्या मैं विभाग के नवीनतम आदेश के अनुसार इसके लिए पात्र था या नहीं? धन्यवाद। देखिए सर, आपने ये नहीं लिखा कि आप कौन से मंत्रालय से पेंशनर्स आए हैं, रिटायरमेंट थे, आपने किस विभाग के में सर्विस की है, रेलवे के थे, डिफेंस के थे? क्योंकि देखिए रेलवे के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग से लेटर्स वगैरह आना शुरू हो गए, काफी समय हो गया, तकरीबन 4-6 महीनों से। तो ये जानकारी मैं भी अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा लेटर्स वगैरह आ रहे हैं। हमारे डिफेंस के द्वारा कोई भी ऐसा लेटर अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आया है। आप दोबारा कमेंट करिए और डिटेल में इसके बारे में बात करिए, तब हम पूरी जानकारी इसके बारे में दे पाएंगे। चलिए अब इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि बहुत कम समय बचा है जब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर जो है हमारे सामने होगा। और अगर मैं ये कहूं कि आज देश का हर एक कर्मचारी, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानना चाहता है तो गलत नहीं होगा। सबके मन में यही सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। और अगर वजह की बात करें तो वजह बेहद ही साफ है, हमारी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में फिटमेंट फैक्टर ही बढ़ोतरी करेगा। सैलरी बढ़ेगी, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा। तो जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं इनकी जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सुधार होगा, महंगाई से राहत मिलेगी। इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही जवाबदार रहने वाला है। अब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मचारी संगठन है, पेंशनर्स के संगठन है, इनके द्वारा कितना फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है और केंद्र सरकार किस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर देगी, क्या उसके लिए आधारभूत रहने वाला है, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कौन कौन से संगठन के द्वारा कितना मांगा गया है। देखिए बीपीएमएस इसके द्वारा अगर कहें तो 4.0 जो है फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी जो है 72,000 के आसपास हो जाएगी। एनसीजेसीएम स्टाफ साइट जो हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन है, उनके द्वारा 3.833 की मांग की गई है। एआईडीईएफ की अगर बात करें तो उन्होंने भी देखिए 3.833 के बारे में सहमत हुए हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जब मीटिंग हुई थी तो 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें देखिए कुछ अलग भी मांगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी थी। वो पूरी मीटिंग की डिटेल जो है मैंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें देखिए महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.8 की मांग की है फिटमेंट फैक्टर के तौर पर। अब एफएनपीओ के इसकी अगर बात करें तो इन्होंने भी देखिए 3.25 के आसपास की जो है फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसके साथ एक और संगठन है एआईटीयूसी, इन्होंने देखिए 3.0 की मांग की है, यानी 54,000 जो है सैलरी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से अलग अलग संगठन जो है अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि एक अच्छा खासा आंकड़ा मिलना चाहिए फिटमेंट फैक्टर का, तो ही हमारे कर्मचारी पेंशनर्स को जो है लाभ होगा। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन का गणित बेहद ही आसान है। 1 जनवरी 2026 तक हमारा महंगाई भत्ता 60% रहा है। अब ये पूरा 60% जो है वो मर्ज होकर फिटमेंट फैक्टर बनेगा, तो वो 60% तो आप ले ही लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या मायने रखेगा, केंद्र सरकार वेतन वृद्धि कितनी दे रही है, इसके हिसाब से ही हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है वो तय होगा। देखिए फिटमेंट फैक्टर तो ये अपना डीएडीआर तो आप 60% ले लीजिए जो फिटमेंट फैक्टर के लिए होगा। इसके बाद वेतन वृद्धि आप देख पा रहे हैं, अगर केंद्र सरकार 10% ही वेतन वृद्धि देती है 8वें वेतन आयोग में तो 1.70 इतना रहेगा हमारा फिटमेंट फैक्टर। अगर 15% वेतन वृद्धि देती है तो 1.75, 20% वेतन वृद्धि पे 1.80, 25% पे 1.85, 30% पे 1.90 और 35% अगर वेतन वृद्धि देती है तो 1.95। और अभी हम जो भी खबरें वगैरह रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर का ही बात जो है वो कंफर्म लग रही है, क्योंकि देखिए अगर केंद्र सरकार वेतन वृद्धि ज्यादा देगी तो ही
फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा, क्योंकि महंगाई भत्ते का आंकड़ा तो हमारे पास फिक्स ही है 60%। अब ये केंद्र सरकार पर है कि वो कितनी वेतन वृद्धि देकर फिटमेंट फैक्टर को कितना आगे तक ले जा सकती है या बढ़ा सकती है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर आप फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।